Let us discuss about how does the different points or the different components of the DNA were discovered one by one. तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे सामने आया, किसके द्वारा ये पता चला? जैसे कि आप सभी को पता है, दैट इज द मीशर. First, he had isolated the acidic substance from the first cell, and that is given the name as the nuclein. तो इसके बाद जो फ्रेडरिक मीशर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हें याद रखना है, ठीक है. इन्होंने जो आइसोलेट किया था सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस, उसे हम न्यूक्लिन नाम देते हैं. आगे जाकर उसी को हम न्यूक्लिक एसिड इस नाम से जानते हैं. तो एक न्यूक्लिक एसिड जो सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो, आर्कीबैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, या यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, फंगस, दैट इज प्लांटी, और या एनिमेलिया का component हो, they contain the double-stranded DNA as their genetic material, and DNA is the deoxyribonucleic acid. The structure of this DNA was proposed by the James Watson and Francis Crick. इन्हें याद रखना है, ये साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, और इन्होंने जो प्रपोज किया था डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, उसे हम बीडीएनए कहते हैं. और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी बेसिस पर किया गया, तय किया गया? Now, that is the X-ray crystallographic studies performed by the Franklin and Wilkins. Both of these two are the Nobel Prize winner with the James Watson and the Crick. Watson और Crick इनके साथ ही 1953 में Wilkins और Franklin इन्हें भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि उस साल डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, 1952 में डीएनए का स्ट्रक्चर सभी के सामने आया. यस, ये होता है जेनेटिक मटेरियल और इसे कहते हैं डीएनए. और इसका जो मॉडल है ये जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन्होंने बनाया था, और इन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट के डेटा को यहाँ पर रिकॉर्ड किया था. ओके, जैसे कि दैट इज जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है प्रेजेंट जो रहते हैं, okay, different nucleotides present in the DNA having the same number of the number of purine is equal to the number of pyrimidine. This is known as the Chargaff's law. Chargaff, हाँ, तो चारगॉफ्स लॉ जो होता है, चारगॉफ्स लॉ, एरविन चारगॉफ, इन्होंने एक लॉ बताया, उसे हम क्या कहते हैं? दैट लॉ इज नोन एज द चारगॉफ्स लॉ. बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आपने याद रखना है. दैट इज नोन एज द चारगॉफ्स लॉ. What is this Chargaff's law? Chargaff's law क्या कहता है? The number of purine is always equal to the number of pyrimidine in double-stranded DNA. Chargaff's law is applicable to the double-stranded DNA only. ये double-stranded DNA को applicable है, चाहे वो double-stranded DNA हो या double-stranded RNA हो, इन दोनों के लिए Chargaff's law जो है ये एप्लीकेबल होता है. इसमें नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन ऐसे होता है. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, द नंबर ऑफ मींस प्यूरिन मींस A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T. ओके, तो ये होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द चारगॉफ्स लॉ. और ये जो चारगॉफ्स लॉ है, this Chargaff law is applicable to only the double-stranded DNA, okay, or double-stranded RNA. The single-stranded DNA or RNA, they do not follow the Chargaff's law. So Chargaff's law के इस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए ये सामने आया कि डीएनए में जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मींस, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है? अब चारगॉफ्स लॉ से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर के जरिए विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर का इनके द्वारा सामने आया कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड से बनी है, और ये 2 स्ट्रैंड राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है. राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो 2 स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में, इन दोनों स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो ये नाइट्रोजन बेस, उनमें से एक प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है. और ऐसे इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में फॉर्म होते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं.
और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है इट फॉलो द चारगॉफ लॉ। चारगॉफ लॉ ये फॉलो करता है, यानी नंबर ऑफ प्यूरिन in double stranded DNA, the number of purine is always equal to the number of pyrimidine. That is, A plus G is always equal to C plus T. तो ये पॉइंट आपको याद में रखना है, ओके। या फिर कभी यहाँ पर अगर आपको ऐसे पूछा जाए, चारगॉफ लॉ जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो रेशियो होता है एडेनिन एंड थाइमिन एंड गोनिन टू साइटोसिन, ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ए इट फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द टी and therefore the number of A and T is always equal, and guanine it form the 3 hydrogen bond with the cytosine, and this complementary base pairing, the number of guanine is always equal to the cytosine and vice versa. So इसीलिए कहा जाता है नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine. तो ये चारगॉफ्स लॉ ये प्रिंसिपल, देन रोसैलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, इनका जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर है ये, और साथ ही साथ जो डिफरेंट तरह के जो मेजरमेंट्स होती है डीएनए, जो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो सिंगल डीएनए इज द ओपन वन, इट इज नॉट क्लोज और ब्लाइंड। डीएनए ये ब्लाइंड नहीं होता, ये क्लोज नहीं होता, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इनके एंड्स इस तरह से होते हैं, ओके। सो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इन सभी का डेटा इस्तेमाल कर वैटसन एंड क्रिक इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर बना डाला, और वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने जा रहे हैं। So what is the speciality of this double stranded DNA of these Watson and Crick? देखिए, see, this one is the Watson and Crick model of the double stranded DNA. Okay, इसे हम BDNA कहते हैं। So ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो इसकी क्या खास बात है? व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी? इसकी स्पेशलिटी क्या होती है आपको बता दे। सो हियर, सो नंबर 1, this DNA it is consist of the 2 strand, and these 2 strand they are complementary to each other, means that is the purine it form the base pair with the pyrimidine, that is the complementary base pair, इसी को कहते हैं, ओके। और हर एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में A is always base pair with the T and vice versa, G is base pair with the C and vice versa। इसीलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इन दोनों के बीच में एक तरह की स्टेबिलिटी आती है। ये सीढ़ियों के जो आपस में जोड़ने वाले जो हॉरिजॉन्टल फ्लैंक्स होते हैं, उनकी तरह ये बेस पेयरिंग होती है, ओके। सो अगला पॉइंट, this strand, polynucleotide strand, the skeleton of the polynucleotide strand is always consist of sugar, alternating unit of sugar and phosphate, deoxyribose sugar और phosphate, इनसे ये स्केलेटन बना हुआ है। बच्चों कभी पूछा जाए तो याद रखना, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, इसका जो स्केलेटन है ये किससे बना हुआ है? इनका स्केलेटन बना हुआ है, दैट इज the deoxyribose sugar and the phosphate, they are alternately present, okay, they are alternately present, and these sugar and phosphate they are this sugar and phosphate they form the continuous chain. That continuous chain is known as the polynucleotide chain, and this polynucleotide chain it has the 2 ends. The first end, the one end where the phosphate is present, that is known as the phosphate end, that is 5' end, and the end where the hydroxyl group is present, that is known as the hydroxyl end, that is the 3' end. The strand of the DNA has the 2 different end, 5' end present, and 5' end the phosphate is present, 3' end the hydroxyl group is present. So ये इसकी खास बात है। Then the second strand, polynucleotide strand, it run in opposite direction, means that is anti-parallel direction.
एक जो स्ट्रैंड है वो 5-2-3 है, तो दूसरी स्ट्रैंड जो है वो 5-3 वाली वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो सी हियर दिस वन इज द 5 स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एंड 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 दिस वन इज द 5-2-3 स्ट्रैंड। तो ये जो स्ट्रैंड है ये कौन सी स्ट्रैंड है? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहला पॉइंट दैट इज द कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल। ओके, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है इसे कैसे याद रखोगे? पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होती है इसके बारे में लिखना है, व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देन सेकेंड वन, इसकी जो पोलैरिटी होती है, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ दिस स्ट्रैंड। जैसे हमने आपको बताया इसकी पोलैरिटी है 5-2-3, ये इनकी पोलैरिटी होती है। ओके, 5 पर फॉस्फेट, 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। बोथ दीज टू स्ट्रैंड दे रन एंटी पैरेलल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दे आर नॉट पैरेलल वन, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इनके एंटी पैरेलल होने के पीछे क्या राज है? इनके एंटी पैरेलल होने के पीछे राज है इनकी बेस पेयरिंग। अगर ये बेस पेयरिंग नहीं होती तो ये एंटी पैरेलल होना मुनासिब नहीं होता, एंटी पैरेलल होना नामुमकिन होता। तो ये बेस पेयरिंग है जिसकी वजह से ये दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, next one, various type of bonding that provide the stability to the DNA। इस डीएनए को स्टेबिलिटी देने वाला जो है कौन सा कंपोनेंट है? ओके, इस डीएनए के सेंट्रल पार्ट में और इसके पेरिफेरल पार्ट में कौन सी चीजें प्रेजेंट है, इसे गौर से देखना होगा। ओके, सेंट्रल और पेरिफेरल पार्ट में कौन सी चीजें है। और लास्टली व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द डीएनए, डीएनए का डायमेंशन क्या है, इनकी डायमीटर कितनी होती है, इनकी जो स्पाइरल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ, हेलिक्स टर्न की जो लेंथ है वो कितनी होती है, ये सारे पॉइंट हमें देखने होंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बारे में हमने आपको बताया। ओके, इसमें पोलैरिटी हमने आपको बताई और ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं ये बताया है। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में हमने आपको बताया। बेस पेयरिंग, A it form the pair with the T and vice versa, and G it form the base pairing with the C and vice versa। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये देखिए तो ये राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, अगला पार्ट, दैट इज द विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट हियर, व्हाट बॉन्डिंग प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसे स्टेबिलिटी देने वाला कौन सा कंपोनेंट है? ओके, कौन से बॉन्ड है? तो देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डीएनए की अगर हम इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस अगर ड्रॉ करते हैं, इफ यू ड्रॉ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द डीएनए, डीएनए की अगर हम इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो इस इमेजिनरी एक्सिस पर आपको नजर आएगा कि ये जो बेस पेयर है, ये जो बेस पेयरिंग है, दे आर प्रेजेंट अलोंग द इन बिटवीन द टू स्ट्रैंड। ये दो स्ट्रैंड के बीच में ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस दे आर प्रेजेंट सेंट्रली इन बिटवीन द टू स्ट्रैंड। ओके, एंड द पेरिफेरली the phosphate and sugar they are present peripherally and form the राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रैंड। तो देखो ये राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रैंड ये फॉर्म कर रहे हैं स्पाइरली रहकर ऑन दैट इज द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। ओके, राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म्स ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वन पॉइंट। सो ये हुआ हमारे इसके बारे में। ठीक है, द नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट देयर डायमेंशन। बच्चों इसके डायमेंशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी हमें देखने होंगे। ठीक है, सो हमने आपको ये पॉइंट बताए हैं जो सी हियर। सो ओके,
ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, इनके बैकबोन शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। इनके जो पोलैरिटी ये एंटी पैरेलल होती है, एक 5' to 3' होता है तो दूसरा 3' to 5' होता है। देन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री ए विद टी एंड जी विद सी। ओके, देन इसी वजह से चॉरगॉफ्स लॉ यहाँ फॉलो होता है। देन ये राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलिए इनके डायमेंशन के बारे में आपको बता दें। सो लेट अस डिस्कस अबाउट देयर डायमेंशंस। ओके, इनके डायमेंशंस के बारे में आपको बता दे तो सी सो व्हाट इज देयर डायमेंशन? डायमेंशन मींस मेजरमेंट। डीएनए जो होता है, सी हियर दिस डायमीटर ऑफ द डीएनए, ये जो डायमीटर है यानी ये जो ये जो स्ट्रैंड है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रैंड है, इस राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये 20 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है, इसे आपने याद रखना है। या कभी अगर आपको नैनोमीटर दिया तो 2 नैनोमीटर ऐसे दिया जाएगा, तो आपको समझना होगा ओके कि नैनोमीटर मेजरमेंट दिया जा रहा है या फिर एंगस्ट्रॉम में। तो ठीक, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड इज 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 नैनोमीटर। ओके, देन अगला नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज, अब ये जो राइट हैंडेड हेलिकल है सीयर, इसमें जो एक सिंगल टर्न होता है यहां से लेकर यहां तक, तो ये सिंगल हेलिक्स टर्न है। एंड दिस सिंगल राइट हैंडेड हेलिक्स टर्न इट इज नोन एज द पीच, इसे हम कहते हैं पीच लेंथ। दिस राइट हैंडेड हेलिक्स टर्न इज नोन एज द पीच लेंथ। एंड दिस पिच लेंथ, ये जो पिच लेंथ है, इस पिच लेंथ की मेजरमेंट दैट इज द 3.4 nm होती है। 3.4 nm यानी दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, और इसमें 10 बेस पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट। तो ये बच्चों, ये हमेशा के लिए आपने याद रखना है ये डायमेंशन। और इसी के बेसिस पर हम जो है, इसी के बेसिस पर हम जो है क्या कर सकते हैं, इसी के बेसिस पर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम लेंथ ऑफ द डीएनए आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी के बेसिस पर। ठीक है, हम आपको बताएंगे इसके कैसे आइडेंटिफाई करना होगा लेंथ वगैरह। ठीक है, तो अगला पॉइंट, सो पिच लेंथ इसे हम कहेंगे। दूसरा एक बात आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर राइट हैंडेड हेलिकल टर्न नजर आ रहा है, इसमें ये इसका जो टोटल रोटेशन होता है ये होता है 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री यानी इसका मतलब ये है, ये जो हेलिक्स है, इसे इसे जो नाइट्रोजन बेस जो यहाँ पर एंगल करते हैं वो कितना होता है, दैट इज 36 डिग्री। कितना डिग्री? 36 डिग्री। ओके, और ये जो इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पर होती है, इमेजिनरी एक्सिस को ये सारे नाइट्रोजन बेसेस दे आर परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी एक्सिस। okay, and these nitrogen bases they form the 36 डिग्री with the strand। ये स्ट्रैंड के साथ 36 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक हेलिक्स टर्न का जो रोटेशन होता है कंप्लीट 360 होता है। ओके, और जो पिच लेंथ होती है दैट इज, जो पिच लेंथ होती है, पिच लेंथ वो हमने कहा दैट इज द पिच लेंथ, दैट इज हम पीएल लिखते हैं। पिच लेंथ इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, that is 34 angstrom, and these 3.4 nanometer it contains 10 base pairs of the nucleotide, यानी 20 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, यानी 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायमेंशंस आपको याद रखने हैं, इस पर कभी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो लेट्स हैव द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जवाब आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ओके, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों हमेशा ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 नैनोमीटर होता है, और ये हर जगह पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है।
ओके 20 एंगस्ट्रॉम ही होता है। ऐसे क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है, दैट इज द कांस्टेंट बेस पेयरिंग, दैट इज द चारगॉफ्स लॉ, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन और pyrimidine इनकी बेस पेयरिंग की वजह से ही इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रह पाता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं एंड वाइस वर्सा, और जिसकी वजह से ये दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है ये मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपको बता दे। ओके, अब एक प्रॉपर्टी आपको बता दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, जो फ्रांसिस क्विक इन्होंने एक प्रॉपर्टी बताई है जिसे हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखना है। व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? सेंट्रल डोग्मा, ओके, यानी एक तरह का एक रूल जिसे जीन एक्सप्रेशन, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में जीन एक्सप्रेशन के लिए फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपको बता दे, सियर जो डीएनए होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट कंटेन, डीएनए कंटेन द शॉर्ट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड दैट इज नोन एज द जीन। इसे हम कहते हैं जीन। एंड दिस जीन इट अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाती है और इससे बनता है मैसेंजर आरएनए, इससे बनता है mRNA, उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। एंड दिस मैसेंजर आरएनए इट अंडरगो द ट्रांसलेशन प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एज वेल एज राइबोसोमल आरएनए। तो इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी केंद्रीय 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 कल्पना, केंद्रीय कल्पना फॉर द जीन एक्सप्रेशन। जो the genetic information present in DNA for the protein synthesis, it follow the one important path that is known as the central dogma of molecular biology, in which the molecules, biomolecules like the DNA, RNA, and protein, their role is taking place in unidirectional way. That is, DNA, it undergo transcription and form messenger RNA. This messenger RNA, they undergo translation and form the protein with the help of ribosomal RNA and transfer RNA. This unidirectional flow of genetic information, the genetic information present in DNA used for the protein synthesis, it is the unidirectional way. It is known as the central dogma. Okay, and it is proposed by the फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने ये सेंट्रल डोग्मा जो है, ये सेंट्रल डोग्मा को इन्होंने प्रपोज किया है। ठीक है, ओके, देन दिस डीएनए इट कैन, दिस डीएनए it has the ability to produce its own copy, that is known as the replicability principle। कल हमने आपको इस डीएनए के 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताए हैं। यानी किसी भी बायोमोलिक्यूल्स को जेनेटिक मटेरियल अगर होना होता है तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होने होते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी, रिप्लिकेबिलिटी एंड हेरिडिटी प्रॉपर्टी। तो डीएनए में ये चारों प्रॉपर्टीज है। उसमें से जो रिप्लिकेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, इसके जरिए डीएनए अपनी तरह ही ओन आइडेंटिकल 100% सेम कॉपी बनाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज द डीएनए रिप्लिकेशन। And we know that DNA replication, it occurs before the cell division to distribute the equal quantity of the gene and the DNA in the daughter or offspring. Okay? Okay. तो देखिए यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? Okay. In some viruses, the flow of information is reverse direction. That is from DNA, from RNA to DNA. Can you suggest the simple name for this process? Yes, you can suggest the name for this process, क्योंकि आपको पता है, ओके, आपको इसका नाम पता है, that is known as the reverse transcription process। जो that is the, in case of retroviruses, that is the viruses that has the RNA as their genetic material, like the HIV virus, coronavirus, they use the reverse transcription process in which the formation of the DNA, we know that like this here,
हमें पता है डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होता है, उसे आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो, दैट इज मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, एंड दिस मैसेंजर आरएनए इट अंडरगो द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड इट फॉर्म द प्रोटीन। ओके, सो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। मगर ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ये बाय डायरेक्शनल होता है, मगर ये पार्शियल बाय डायरेक्शनल है, कंप्लीट बाय डायरेक्शनल नहीं है। मैसेंजर आरएनए इट कैन फॉर्म डीएनए, okay, and this type of information, genetic information or the process, it occurs in case of the retroviruses, that is RNA containing viruses, okay, that is HIV and coronavirus। okay, मैसेंजर आरएनए से ये डीएनए बना सकते हैं, इसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इस सिंपल नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहोगे, और मैसेंजर आरएनए से डीएनए जो सिंथेसिस होता है सब वायरसेस के द्वारा, उसे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को एक और नाम है, उसे हम कहते हैं दैट इज टेमिनिज्म, that is known as the process of Taminism, as the name of the discoverer। okay, so दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, that is known as the Tamin and Baltimore। Tamin and Baltimore, they were performing their experiment on the sarcoma virus, that is the RNA containing virus, the cancer causing virus, and he had observed that this sarcoma virus is able to produce DNA from the RNA, and they have kind of term reverse transcription for this process। okay, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऐसा नाम दिया गया है। ओके, सो इसे याद रखना है। तो बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, जो एंजाइम होता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन कई बार, ये भी क्वेश्चन जो है एक कॉमन क्वेश्चन है, ओके, बेसिक क्वेश्चन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है, कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना। so this is all about the general basic information and the structure of the DNA। okay, so next one point, that is the packaging of the DNA की पैकेजिंग किस तरह से होती है उसके बारे में देखते हैं। so बच्चों देखिए, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, सी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, okay, if the length of the Escherichia coli DNA is, okay, if the length of Escherichia coli DNA is 1.34 nano, that is millimeter, can you calculate the number of the base pair in the Escherichia coli? ओके, तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पर आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे? यहाँ पर आप अप्लाई करोगे द पिच लेंथ। ओके, आप यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे? दैट इज पिच लेंथ को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, आपको करना क्या होगा? पिच लेंथ आपको पता है द 3.4 नैनोमीटर, it contain 3.4 nanometer, it contain 10 base pair, then 1.36 millimeter contain how many base pair? तो बच्चों आपको करना ये होगा, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मिलीमीटर है, इस मिलीमीटर को आपको क्या करना होगा? इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और नैनोमीटर में या फिर नैनोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों में से जो होता है वो कीजिए, और फिर बाद में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दैट इट कम अप्रोक्सीमेटली 4 into 10⁶ बेस पेयर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। बच्चों इस पर कई बार सवाल पूछा गया है, वो कौन सा है? सी, आपको बता दें कि जो डीएनए होता है, सी the DNA present in the prokaryotic cell में जो DNA होता है, it lack, okay, it is not supercoiled। the eukaryotic cell को अगर आप देखोगे, the eukaryotic nucleus, well defined nucleus, it contains more than one DNA, that is more than one chromosome। okay, number of chromosome is equal to number of DNA, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर होता है
ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है इसे अगर हम लूज करेंगे, इस क्रोमोसोम को अगर हम लूज करेंगे तो हमें नजर आएंगे लूप्स। क्या नजर आएंगे? लूप्स नजर आएंगे। और इस लूप्स को अगर हम लूज करेंगे तो हमें क्या नजर आएंगे? हमें सोलेनॉइड नजर आएंगे। ओके। और इस सोलेनॉइड को अगर हम और लूज कर देंगे तो हमें क्या नजर आएगा? तब हमें नजर आएगा न्यूक्लियोसाइड, दैट इज न्यूक्लियोसोम नजर आएगा। क्या नजर आएगा? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को अगर अलग कर दिया जाए, ओके, न्यूक्लियोसोम को और लूज कर दिया जाए तो हमें नजर आएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बच्चों इसे आपने नोट डाउन कर लेना है। ओके। तो यानी देखिए किस तरह से ये जो क्रोमोसोम है वो थिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। समझ में आया? यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द डीएनए, ये भी होता है। इसे याद रखना है। तो डीएनए अगर ये डीएनए को क्रोमोसोम में तब्दील करना है तो इट हैज दिस डीएनए इट अंडरगो द कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग प्रोसेस। ओके। डीएनए को अगर क्रोमोसोम में तब्दील करना होगा तो इट अंडरगो कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, एंड दिस कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग इट इज परफॉर्म बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन that is known as the histone protein, and this histone protein it is the general characteristic of eukaryotic cell, and this histone protein it is absent in prokaryotes। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। इट इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। इसीलिए यूकैरियोटिक जो जीनोम होता है यानी यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है it does not undergo the coiling or supercoiling process because it does not require the coiling and supercoiling, क्योंकि उसे आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है और इसमें डायरेक्टली क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एंड दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। मगर यहाँ पर जो डीएनए है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसीलिए इस डीएनए को बचाने के लिए कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग की जाती है। दैट इज द पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इट इज टेकिंग प्लेस इन यूकैरियोट्स with the help of histone protein, and histone protein absent in prokaryote because it do not require the coiling and supercoiling of the genetic material। क्यों नहीं आवश्यक है प्रोकैरियोट को? क्योंकि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। all the prokaryotic cell they are haploid, they contain single double stranded DNA only। ओके। और किसी किसी में प्लास्मिड होता है, वो बात अलग है। बट द मेन जेनोमिक डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, सिंगल डबल स्टैंडर्ड जेनोमिक डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। therefore they does not require the packaging for this genetic material। okay, therefore they does not require the histone protein नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में क्यों आवश्यक है? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के भीतर होता है और उसे प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, और इसे प्रोटेक्शन देना है तो कॉइल सुपर कॉइल कर रखना होगा। इसे कहते हैं पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और इस पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन आवश्यक है उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। दैट इज इट परफॉर्म द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। ओके। अब आपको बताना होगा इसमें जो मेन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, हिस्टोन प्रोटीन इट इज पॉजिटिव, इट इज basic protein। why it is basic protein? Because it contains basic amino acid in large number, that is lysine and arginine, they are present in large number, and this histone protein there it is consist of different subunit। ये different subunit में बना हुआ है। it contain H, okay, H1, H2, H2A, H2B, H3 and H4। such type of histone protein are present, and out of these histone protein these are the H2A, H2B, H3 and H4, they form the duplets of this H2A, H2B, H3 and H4 they form the sorry